Namaskar. So finally here we are with the GOC and hydrocarbon. Welcome to TSPH. Welcome to the TSPH Digital Guru. Myself, Professor Parimal Patel. And in today's lecture, we are going to talk about the very important chapter, that's GOC and hydrocarbon. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से हमारे प्रीवियस सारे जितने भी लेक्चर्स हुए उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, और काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर के हम आ गए हैं GOC and hydrocarbon. Right, so let's quickly go on to the beautiful questions that were asked in the JEE actual mains 2026 January attempt. तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा पढ़ने में लेंथी प्रश्न, डेफिनेटली सॉल्व करने के अंदर थोड़ा ज्यादा समय लेगा, लेकिन आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे इनको कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके वो भी सीखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करने में मदद करने वाले हैं। सो लेट्स गो। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा, the resonating structure with the more number of covalent bond and a lesser charge separation are more stable। तो चलिए पहले रेजोनेंस क्या है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो here we have it on our screen। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो सिंपल से चार रूल को लाइन से फॉलो करना है। पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि काउंट कीजिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सब गिनने में टाइम पास होगा। हम जानते हैं कि रेजोनेंस के अंदर तो सिर्फ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने पाई बॉन्ड ज्यादा रहते हैं स्ट्रक्चर उतना स्टेबल माना जाएगा। सेकेंड, यू हैव टू चेक फॉर चार्जेस। अगर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन अगर चार्जेस आते हैं, चार्ज सेपरेशन आता है, तो स्टेबिलिटी घट जाती है। सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट। तीसरा, चार्ज सेपरेशन है, लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें एक में बहुत ज्यादा चार्ज सेपरेटेड है, एक में कम सेपरेटेड है, तो कम सेपरेटेड ज्यादा स्टेबल है। जितने चार्ज दूर दूर जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो मोर द चार्ज सेपरेशन लेसर इज द स्टेबिलिटी। एंड लास्ट वन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बंदे पे होना चाहिए। जो बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस बंदे को आप जो है नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कीजिए, दैट वुड सर्व द पर्पस। क्यों ना इसी के बेस कुछ क्वेश्चन साथ में ले लिए जाए। हियर आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू। ये देखिए फर्स्ट वाले में कंपेयर द स्टेबिलिटी हमें कहा गया है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और ये दूसरा, कितने पाई बॉन्ड हो गए? दो पाई बॉन्ड हो गए, जबकि यहां पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है। जैसा रूल नंबर वन क्या कहता है, ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, तो मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ऊपर से यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, ये न्यूट्रल है, तो ये बंदा ज्यादा स्टेबल हो गया। सेकंड देखते हैं, इसके पास में है एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ चार्ज सेपरेशन है, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज सेपरेशन, तो ये स्टेबल हो गया। है ना बड़ा मजेदार। तीसरा एग्जांपल, यहाँ पर फिनॉल के दो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं। यहाँ पर ऑर्थो पे नेगेटिव है, यहाँ पैरा पे नेगेटिव है, मतलब चार्ज यहाँ नजदीक है, यहाँ चार्ज दूर है। जितना चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी घट जाएगी। सो दिस इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। फिर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, देखो पाई बॉन्ड तो सेम है, पाई बॉन्ड सेम है, चार्ज दोनों में है, दोनों में कोई न्यूट्रल नहीं है, दोनों में चार्ज है। तीसरा, चार्ज सेपरेशन भी दोनों में समान है। अब आपको देखना होगा कि नेगेटिव चार्ज किस बंदे पे है। यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, वहां नेगेटिव कार्बन पे है। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना, ये स्टेबिलिटी वाली बात हो जाती है। सो देन दिस बिकम्स मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। आई होप दिस फोर स्ट्रक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब आप जो है रेजोनेंस भूल के बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये नियम से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से फोड़ लोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया पहला पॉइंट, बड़ा आसानी से आपका क्लियर हो गया कि भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बाबा ये सही बोल रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेसर द चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबिलिटी। दूसरा बोलता है इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट
unsaturated system shows plus E effect with nucleophile and minus E effect with electrophile. देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर है, मतलब अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। रिमेंबर, इन एनी इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट्स पॉजिटिव, और अगर आ रहा है दैट्स नेगेटिव। लेट मी शो इट टू यू ऑलवेज रिमेंबर दिस आ रहा जा रहा ट्रिक, बराबर है। पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, इतने सारे इफेक्ट के अंदर सर हमें कैसे समझेगा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है कैसे देखने का? सीधी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप होते जाने दे रहे हैं दैट्स कॉल्ड एज प्लस इफेक्ट, और कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है सो दैट्स कॉल्ड एज माइनस इफेक्ट। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी, जिसमें आ रहा है दैट ऑल इज, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट विल ब्रिंग नेगेटिविटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो रिलीज कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिविटी। ओके, सो जा रहा है इज अ पॉजिटिव। सो ये ट्रिक से आपका कुछ भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, सारे ही इफेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर ही देख लो, अभी देखिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब अल्कीन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इज पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है आ रहा है इज नेगेटिव, बराबर है। तो अभी यहां पर अपने को यही प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या पूछा है अपने को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर अल्कीन शोज प्लस ही इफेक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, ही तो गलत हो गया, न्यूक्लियोफाइल से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है शुड बी माइनस ई, सो ये इनका कहना गलत है, सो स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाता है। थर्ड बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सही है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पोलारिटी लाता है, और ये पोलारिटी परमानेंट होती है, जब पोलार बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि बढ़ जाता है, तो बिल्कुल ही सी पॉइंट वो सही कह रहा है। पॉइंट डी कह रहा है द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, हायर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, टाइम लेंगे लेकिन अपन इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख करके रखा हुआ है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अल्कीन जो है वो चाहता है अल्केन बनना, मतलब जब अल्कीन का अल्केन बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब जो अल्कीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं वो अल्केन बनने पर बहुत खुश हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करेंगे। सो जितना अल्कीन अनस्टेबल होगा वो अल्केन बनने पर ज्यादा हीट रिलीज करता है, वर्सेस जो अल्कीन पहले से स्टेबल है वो लोग अल्केन बनने पर और स्टेबल बनेंगे लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहेगी। इन शॉर्ट, stable the alkene, lesser is the heat of hydrogenation. This is the point number one which should be clear to you. All right, stable the alkene, lesser will be the heat of hydrogenation. Now, alkene stable है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलता है? तो always remember, more substituted alkenes are more stable. अब यहां देखिए, ये है आपका अल्कीन, बोले तो कौन सा, इथीन, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसकी मदद के लिए एक अल्काइल तो है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल है। अब ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पर दो दो अल्काइल है, इसके पास कोई अल्काइल नहीं था तो इससे ज्यादा स्टेबल एक अल्काइल वाला, एक अल्काइल से ज्यादा स्टेबल दो अल्काइल वाले, दो अल्काइल से ज्यादा स्टेबल तीन अल्काइल वाले, तीन अल्काइल से ज्यादा स्टेबल चार अल्काइल वाले। जो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी आएगी और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी आएगी। मुझे मालूम है आपका ध्यान इधर है, इसको भी समझा रहा हूं, रुको जरा सब्र करो, समझा रहा हूं। ये पहले समझ में आया क्या? क्या कि सर कम सब्स्टिट्यूशन मतलब अनस्टेबल अल्कीन, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, और ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर आपका सिस है
और ये स्ट्रक्चर आपका ट्रांस है, तो आप जानते हैं सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल, है ना। और सिमिलरली जेमिनल अल्कीन जो होता है, मतलब एक ही कार्बन पे जब दो दो अल्काइल होते हैं, तो ये अल्कीन आपके सिस और ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, बराबर है। तो इस तरह से इनके अंदर भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ये चीज आपको नहीं मालूम थी तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, जो ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न अनेक बार बाकी फॉर्मेट में भी पूछे गए हैं। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था हमें स्टेबिलिटी ऑफ द सॉरी द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, हायर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बहुत सुंदर एनटीए का ये प्यारा सा प्रश्न, 5 स्टेटमेंट में 5 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने का मौका मिला और आपको पढ़ने का। राइट। ई स्टेटमेंट बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी इनका सही है। लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। एज वी नो, जेई में बार बार पूछा जाता है कि एसिडिटी ऑर्डर अल्केन अल्कीन अल्काइन में क्या है। तो वी नो दैट अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन देन अल्केन। क्यों सर? क्योंकि इनके पास में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां 50% एस करेक्टर है। अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां 33% एस करेक्टर है। और अल्केन जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन 25% एस करेक्टर है। अब बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर जितना अधिक होता है, उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, आई मीन एसिडिटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिटी इंक्रीजेस। सो दिस इज मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। ओके, जब एसिडिटी ज्यादा है मतलब H प्लस दे देगा, और रिमेनिंग जो स्पीशीज है वो काफी स्टेबल बनती है। ओके, एसिडिक है तो H प्लस देगा, तो रिमेनिंग स्टेबल हुआ ना। सो दिस अल्काइन इज मोर स्टेबल देन दिस देन दिस। अरे सर, इधर तो एरो गलत किया है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। पर ये मैंने जो एरो लिखा है वो आपको बेसिक स्ट्रेंथ के लिए पूछा है। बच्चों, ये ऑर्डर भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखो। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस वीक। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस वीक। ऑलराइट, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस उसका वीक रहेगा। वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। है ना आसान? तो इसको इस तरह से आप याद करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बेसिक है, मतलब H प्लस इजीली खींच लेगा। तो ये बंदा स्टेबल नहीं है ना, फटक से H प्लस खींचना चाहता है ना। ये बेटा आराम से देखो, मिल रहा लगेगा तो ले लेंगे, मतलब ये स्टेबल है। आया समझ में? तो इस हिसाब से कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने को कह रहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इंक्रीजेस विद द एस करेक्टर। परफेक्टली सही है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन से नॉट करेक्ट वाले हैं, बराबर है, नॉट करेक्ट वाले हैं। एक मिनट, अपन डी स्टेटमेंट को वापस देखते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, हायर द हीट। हाई ला, अपन ने हायर तो पढ़ा ही नहीं, तो गलत है भाई, बराबर है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है, बराबर है। बी गलत है, डी गलत है। कहाँ है बी और डी? बराबर है, बी और डी, बराबर। अब देखिए, तो 5 स्टेटमेंट थे, 5 स्टेटमेंट में समझाने के हिसाब से मैंने आपको सब करवाए। बट एग्जाम लिखते वक्त आप ध्यान रखिए कि 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन में ना, अगर आपने एक दो क्वेश्चन, आप एक दो स्टेटमेंट आपके हो जाते, उसके बाद इमीडिएटली चेक विद द ऑप्शंस। कई बार आपको स्ट्रेट ऑप्शन से चीजें मिल जाती है, बराबर है। तो इसके लिए आप जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप कॉन्फिडेंटली बी को गलत मान चुके हो और ए को सही मान चुके हो, तो ए सही हो गया, मतलब ए वाला स्टेटमेंट अगर आपका सही है, तो बी वाला फिर भी थोड़ा ट्रिकी था, कुछ बच्चों को नहीं समझता है। पर ए वाला तो यार मतलब रेजोनेंस का सिंपल रूल है। तो ए वाला अगर स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों पहले ही बाहर हो गए, ये दोनों बाहर हो गए, तो बी डी तो दोनों में है। खाली आपको ई चेक करना था, मतलब खाली आपको लास्ट वाला चेक करना था। कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने का है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। अब बच्चों, एस्टर की नोमेनक्लेचर अगर आप करना चाहते हो ना, एस्टर की नोमेनक्लेचर, तो पहले मैं आपके लिए देखो यहाँ पर एस्टर के भी नोमेनक्लेचर लेकर के आया हूँ। ओके, एस्टर की नोमेनक्लेचर में ध्यान रहे, एस्टर में दो हिस्से होते हैं, एक एसिड वाला हिस्सा
और एक अल्कोहल वाला हिस्सा। आई एम श्योर यू नो हाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर। तो एसिड और अल्कोहल के जुड़ने से एस्टर बनता है, ये एस्टर है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले आपको ये अल्काइल वाला जो हिस्सा होता है, ओ के बाजू वाला हिस्सा, उसका नाम लिखना होता है, बराबर। और फिर उसके आगे ये वाला जो हिस्सा होता है उसका नाम एज अ कार्बोक्सिलेट, उसका नाम पीछे लिखना होता है। अब यहाँ आप देख रहे हो दो कार्बन है, तो इसको आपने कह दिया ये इथाइल है, बराबर है। और फिर यहाँ आपने देखा एक दो तीन चार, बराबर है, चार। तो चार कार्बन के एसिड को आप कहते हो ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये हो गया ब्यूटाइरेट और ब्यूटेनोएट। आईयूपीएसी में ब्यूटेनोएट कहना पड़ेगा, दैट बिकम्स इथाइल ब्यूटेनोएट। सिमिलरली यहाँ देखो, ये वाले में आप देखोगे तो इधर आपने जब कट किया तो इसके इस तरफ आपका अल्काइल मतलब बिना कार्बोक्सिलिक वाला इस तरफ है, और ये बाजू वाला कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है। तो पहले आपको इस वाले का नाम लिखना है, तो ये तो अपना फिनाइल है, तो ये हो गया फिनाइल। फिर ये वाली एसिड कौन सी है, 1 2 3 कार्बन की, प्रोपेनोइक, तो फिनाइल प्रोपेनोएट। ओके, तो इस हिसाब से अपन ये वाले क्वेश्चन को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि ये भी एक एस्टर की नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पर क्लियरली पूछी गई है, हमें दिख रहा है। तो एस्टर की नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, एक दो तीन। ओके, इस तरफ वाला पार्ट आपका अल्काइल वाला हिस्सा है और ये एसिड वाला हिस्सा है। तो अल्काइल वाले हिस्से में क्लियर नजर आ गया प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, एक दो तीन। तो पहले तो आपको नॉर्मल प्रोपाइल लिखना है, पहले अल्काइल वाले हिस्से का नाम लिखना है, फिर आपको दूसरा लिखना है। तो इसके हिसाब से आपने एन प्रोपाइल को चुन लिया, तो ये दोनों सही है। अब एसिड वाले हिस्से का नाम देंगे, एसिड वाले हिस्से का नाम, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। इसमें 2 नंबर पर ब्रोमो है और 5 नंबर पर मिथाइल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के 7 कार्बन है, विच मेक्स इट हेप्टेनोइक एसिड। सो मतलब 1 2 पे ब्रोमो, 1 ये नंबर 1 कार्बन ये है, हाँ उधर 1 मत कर देना। तो सिंपली फिर आ गया 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन जिनको एस्टर की नोमेनक्लेचर आती है। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं आपको बात करूं, तो इसके अंदर भी बड़ा ही एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है। ओके, वो ये है कि भाई जो कार्बन है ना, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहेंगे दुखी कार्बन। दुखी कार्बन की मदद कौन करेगा, बोला पड़ोसी, पहले पड़ोसी मदद करने आते हैं, सर हमारे तो बहुत बेकार है। अरे ऑलराइट, सो कार्बन अगर पॉजिटिव है, हमारे तो बहुत अच्छे हैं। सो कार्बन अगर पॉजिटिव है, इस दुखी कार्बन की मदद करने के लिए पहले कौन आएगा, आजू बाजू के जो कार्बन चेन है वो आएंगे। सो कहने का मतलब मदद करा, मदद करा, दुखी कार्बन की मदद करा। आजू बाजू वाले कार्बन जिनको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उनके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो पड़ोसी वाले जो अल्फा सी एच होते हैं ये मदद करते हैं। अल्फा सी एच बॉन्ड जितने अधिक होंगे स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। ओके, अब यहां पर देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इधर आप देखोगे तो इस कार्बन के आजू बाजू अल्फा एच काउंट करो, इसके पास 3 अल्फा है, इसके पास 4 है, इसके पास 7 है। जिसके पास अल्फा एच ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यही हाइपर कॉन्जुगेशन का रूल है। तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर हमें यहाँ पर दो दो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, बराबर है। चलिए चेक करते हैं। पहला, दिस इज योर टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल एज अ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है आपका टर्ट ब्यूटाइल, CH3 थ्राइस C प्लस, बराबर है। क्या यहाँ पर यह अल्फा कार्बन है, ऑफ कोर्स अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, दुखी कार्बन के पड़ोसी। ओके, अब टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा CH बॉन्ड्स हो गए। सो 9 अल्फा CH बॉन्ड्स हो गए, तो कहना है इसे यस, दिस इज द करेक्ट वन। 9 अल्फा CH है इसमें, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि मिथाइल इज लेस स्टेबल देन टर्ट ब्यूटाइल एज ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शंस आर पॉसिबल। देखो मिथाइल इज लेस स्टेबल, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिथाइल इज लेस स्टेबल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु बंडू, इनका ये कहना है कि CH3 के पास
तीन ही अल्फा सी एच है, 3 अल्फा सी एच। ये गलत है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं, हाँ सर CH3 मतलब 3 CH हो गए। अरे 3 CH हुए, लेकिन अल्फा सी एच नहीं है। अल्फा सी एच मतलब पड़ोसी के कार्बन के हाइड्रोजन, पड़ोसी का देखने का, वो कार्बन का नहीं देखना है। समझ में आया? तो ये इनका कहना कि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन पॉसिबल, ये स्टेटमेंट गलत है और बच्चे घाई घाई में इसको गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट 1 आपका सही हुआ, स्टेटमेंट 2 आपका गलत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, in the cyclic cation shown below, number of hyperconjugation structures are, again the question is on hyperconjugation। hyperconjugation मतलब पड़ोसी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं। तो यहां पर देखते हैं अपना जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बोकटायन अपने को दे रखा है, बराबर। इसके बाजू में ये कार्बन है, 1 2 और 3। आइए देखते हैं इनके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, बराबर। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ओके 3। इसके पास 2, इसके पास 2। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, 2 + 3 + 2 बराबर 7 अल्फा सी एच है। ठीक है, अरे ठीक है ना। अभी इसके पड़ोसी गिनते हैं, इसके कितने पड़ोसी हैं, इसके हो गए ये 2, और ये 2 4, और ये हो गए 3। 2 2 4, 3 और ये 4 कितने हो गए, ये हो गए, अरे यहाँ सो, वो शिट, कैसा भूत जैसा लिखा मैंने, यहाँ एक ही है। हाँ, बराबर है। सो ये एक ही है, तो दिस इज 6। ओके, बराबर, अच्छा बच गया। बराबर है। इधर कितने, 2, इधर 2 और इधर 3। सो 2 + 3 + 2 एंड दैट मेक्स इट ऑफ कोर्स नाउ 7। ओके, लेट्स चेक फॉर स्ट्रक्चर सी। स्ट्रक्चर सी में ये अल्फा पड़ोसी, अल्फा सी एच मतलब पड़ोसी देखना है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो 2 + 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 6। डी वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो 2 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, प्रश्न क्या था कि किनके पास सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो 6 और 6 मुझे लग रहा है ए और सी के पास में सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी लगभग सेम ही रहेगी। आपको कई बार इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करने को पूछते हैं, तो वहां पर भी आपको यही फंडा लगाना है बच्चों। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सो ए और सी नियरली सेम रहेंगे, एंड देन डी। ओके, तो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी भी इस पे पूछा है जाए तो आपको आना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्ड यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ डाउट जैसा लग रहा है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक समथिंग, हाँ सर इसमें मजा आ भी गयो, ऑलराइट मजा आ गया, तो डेफिनेटली वो भी आप चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। एंड इफ दिस इज हेल्पिंग, इट्स दैट्स हाउ वी कम टू नो कि हाँ ये आपकी सच में मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला, पैरा ब्रोमो C6H4CH2 हमें आई थिंक 4 5 अनायन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देख करके अपने को तुरंत समझ में आना चाहिए कि अनायंस दिए हैं, और क्वेश्चन में भी बोला है अरेंज द कार्बन आयन इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, बराबर है। अभी सीधी सी बात है, बराबर है। लेट मी टेल यू, C6H4, बराबर है, ये आपके बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर की बात की है, मैंने फट से आपके लिए ये 5 बेंजाइल अनायन बना लिए, है ना, 5 बेंजाइल अनायन बना लिए हैं, बराबर है। और हमें प्रश्न पूछा गया है विच इज मोर स्टेबल, ये अपने को बताना है। पहले वाले में पैरा पर ब्रोमो है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, तीसरे वाले में पैरा पर है मिथॉक्सी, बराबर है, चौथे वाले में पैरा पर CHO, और पांचवे वाले में पैरा पर मिथाइल ग्रुप। ऑलराइट प्यारे बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 प्रकार के होते हैं, कार्ब कटायन, कार्ब अनायन, बराबर है। अगर कार्ब कटायन की बात करूं, बराबर, कार्ब कटायन की बात करूं, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए मदद करने वाले लोग होने चाहिए। देखो कटायन मतलब दुखी है, बराबर, कटायन मतलब दुखी है, बराबर। तो दुखी वालों की
ऑलराइट, तो ऑलराइट, सो लेट मी रिपीट वंस अगेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट में दो तरह के इंटरमीडिएट बहुत कॉमन है, कार्बो कटायन यानी कि दुखी कार्बन जिसके इलेक्ट्रॉन लुट गए हैं, और कार्ब अनायन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन आकर के बैठे हैं। अब कार्बो कटायन को स्टेबिलाईज कौन करता है? ऑलवेज रिमेंबर, दुखी कार्बन को स्टेबिलाईज कौन करेगा? मदद करने वाले लोग, म्हणजे प्लस साई इफेक्ट, प्लस सार इफेक्ट। ये लोग जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, ये लोग इसको कार्बोकटायन को स्टेबिलाईज करवाएंगे। जबकि कार्ब अनायन को स्टेबिलाईज कौन कराएगा? कार्ब अनायन को स्टेबिलाईज कराएगा माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप जब आते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज होगा, और डोनर ग्रुप आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाईज होगा। That's a simple rule which will help you for many stability order, like in this question which was asked in JEE Mains 2026. तो सॉल्व करो। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करने पर ऑब्वियसली ब्रोमो इज द विड्रॉवर, मिथॉक्सी इज द डोनर, देन मिथ aldehyde group, okay, carbonyl is the withdrawer and methyl is the donor। तो डोनर कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर ये 1 2 3 थर्ड नंबर में डोनर है और फिफ्थ नंबर में डोनर है। लेकिन ये वाला जो डोनर है बोले तो OCH3 इज अ बेटर डोनर, एंड हेंस थर्ड जो है वो सबसे आगे आना चाहिए। बराबर, थर्ड की जो अच्छा इसमें तो उल्टा हो जाएगा ना वो मेरे भाई। ये तो कार बनायन है ना, तो अपने को डोनर नहीं चाहिए। पर तो थर्ड वाला बेस्ट नहीं, थर्ड वाला वर्स्ट होगा। तो थर्ड वाला वर्स्ट किधर है? ए रहा वर्स्ट, वर्स्ट वर्स्ट, ओए बाप रे बाप। बेस्ट कौन है इसमें? बोला जब विड्रॉइंग ग्रुप आएगा। किधर है विड्रॉइंग? बोला कार्बोनिल भी है, हेलो भी है। सो कार्बोनिल इज अ बेटर पावरफुल ओवर हियर। सो यू कैन गो फॉर, किधर गया? नंबर 4। नंबर 4 ईयर भी है, इधर भी है। नंबर 4 के बाद कौन आएगा? नंबर 1। ओके, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 2, एटलीस्ट यहाँ पर कोई डोनर तो नहीं है। एंड उसके बाद में 5, बराबर, क्योंकि यहाँ पर पुअर डोनर है। आई मीन डोनर तो है अच्छा है, लेकिन OCH3 और भी अच्छा डोनर है तो वो और काम बिगाड़ेगा करके। दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बराबर, देखिए ब्रोमो यहाँ पर है ना प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, और माइनस आई भी करता है, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। बट कार्बोनिल असेंशियली माइनस आई माइनस आर ग्रुप है। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड टू नहीं तो आप ऑप्शन 1 2 में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड A and B and C and compound with the increasing order of reactivity with the nitrating mixture। मुझे लग रहा है इससे सस्ता क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बराबर है, ESR की अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे तो ऑफ कोर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटर जो होते हैं ये सबसे पहले नंबर पर आते हैं। उसके बाद में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर आते हैं। उसके बाद में मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR किसमें आसानी से होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटर ग्रुप्स, यानी कि अमाइन OH, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन एंड सब्स्टिट्यूटेड OH, उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इफेक्ट आएगा और वो एक्टिवेटर ग्रुप माने जाते हैं। जबकि यहां पर OPD की बात करूं तो हेलोजन ग्रुप्स यानी कि आपके हलाइड्स जो भी हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर माने जाते हैं। जबकि आपके जो बाकी ग्रुप है नाइट्रोसाइनो कार्बोनिल सल्फोनिल, ये सारे ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर माने जाएंगे, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा यही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरो यानी कि आपका MDD ग्रुप है, क्लोरो यानी कि आपका MDD ग्रुप है, नाइट्रो यानी कि ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे पीछे जाएगा। तो बेस्ट कौन है सर? आप, अरे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तीन में बेस्ट कौन है? बराबर, ये तीन में बेस्ट कौन है? तो सी वाला जो बेस्ट है। उसके बाद में कौन आएगा? ए, एंड लास्ट में कौन आएगा? बी, तो CAB। बराबर है, बोले तो इसमें क्या बोला है? कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सी, A or B. All right, so that's here in the option 1 should be the final answer for the given question.
ये क्वेश्चन अमाइंस चैप्टर से है तो मैं इसको बाद में लेता हूं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्यूट टू आइन ऑन हाइड्रोजनेशन आर सेपरेटली ट्रीटेड with the compound pelletized charcoal and liquid ammonia. Okay, let me tell you मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है. देखिए, आपको अल्कीन के ये रिएक्शन अगर याद नहीं है तो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इसको अपन याद कर लेते हैं. ये देखिए क्या बोला है यहाँ पर. अल्काइन को अल्कीन बनाना है तो दो रास्ते हैं. एक है लिक्विड अमोनिया के साथ में, अगर आप लिक्विड अमोनिया यूज करोगे दैट्स कॉल्ड एज अ बिट्स रिडक्शन एंड दैट गिव्स यू ट्रांस अल्कीन. एंड अगर आप पैलेडाइज्ड चारकोल लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हो तो आपको उसके अंदर जो है सिस अल्कीन मिलेगा. ओके, तो ये आपको अल्काइन का रिएक्शन पहले तो पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो फिर आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का विचार कर सकते हैं. ऑलराइट, क्योंकि आगे देखिए क्या पूछा है. तो ब्यूट टू वाइन को हाइड्रोजनेट किया पैलेडाइज्ड चारकोल से. पैलेडाइज्ड चारकोल से बच्चों क्या मिलता है अपने को? पैलेडाइज्ड चारकोल से मिलता है सिस अल्कीन. तो ये है आपका सिस अल्कीन. और वाई बोले तो क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा ट्रांस अल्कीन. बराबर है. तो एक में सिस अल्कीन मिला, एक में ट्रांस अल्कीन मिला. अब प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये विचार कीजिए, ये विचार कीजिए कि जब आपको बोला गया है कि ये चार स्टेटमेंट इसको कंपेयर करना है तो फटफट झटपट फटाफट करो. पहला क्या बोला? एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर्स. यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स. हाँ, कई बच्चे सोचते हैं स्टीरियो आइसोमर मतलब ऑप्टिकल. ना 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 ना, वो डायस्टीरियोमर वर्ड है. वो स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो पार्ट है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, दोनों होते हैं. ठीक है, दोनों को आप स्टीरियो आइसोमर कह सकते हैं. सो एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर, परफेक्टली करेक्ट. डायपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज जीरो. अभी एक्स जो है आपका सिस वाला अल्कीन है. बराबर, सिस वाले के अंदर हमेशा याद रखो, सिस वाले के अंदर हमेशा याद रखो. इनफैक्ट आपको चाहिए तो मैं आपको वो कंपैरिजन यहाँ पर दे देता हूँ. ठीक है, ये कंपैरिजन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम लग सकती है. बराबर, लेट मी ड्रॉ इट हियर. ये आपका सिस अल्कीन और ये आपका मान लेते हैं ट्रांस अल्कीन. बराबर है. अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें सिस और ट्रांस, तो यस दे बोथ आर स्टीरियो आइसोमर एज वी सेड. इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है. देन इसका जो है डायपोल डायपोल नॉन जीरो होने की वजह से आप कह सकते हो कंपाउंड इज पोलार, दिस इज नॉन पोलार. अब सीधी बात है, जो पोलार रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और जो नॉन पोलार रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा रिलेटिवली. और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा होने की वजह से ध्यान रहे ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है. ऑलराइट, तो इसके हिसाब से यहाँ पर बोला है डायपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज जीरो. ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमारा कंपाउंड एक्स सिस वाला है, हाँ, और वाई ट्रांस वाला है. फिर क्या बोला है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन वाई. बिल्कुल सही, एक्स इज हायर देन वाई, इट्स करेक्ट. देन क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई रिएक्ट विद द ओजोन टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट. तो ओजोनोलाइसिस करेंगे आप. अभी ओजोनोलाइसिस करने के बाद तो सब एसिटाल्डिहाइड ही देने वाले हैं ना. दो कार्बन एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, सेम एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड. तो ओजोनलाइसिस करने के बाद कोई आपके पास में ये बचने वाला नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है. तो सही क्या है इसमें? पूछा क्या है? इनकरेक्ट. हाँ, यहाँ पर भी ध्यान रखो, बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं और नीचे बोलता है करेक्ट आंसर चूज करो, ऊपर बोलता है इनकरेक्ट ढूंढने का है. तो ये इनकरेक्ट ढूंढना है तो आंसर तो हम करेक्ट ही चूज करेंगे ना, बावले थोड़ी है. तो क्या आएगा? ए और सी. तो ए एंड सी शुड बी द correct answer for the given question. Right, next one. This is also very nice. The reaction which produces alcohol. So बच्चों, this question comes from the special reactions of alkane chapter. आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर अल्केन सेक्शन में एनसीईआरटी में बड़े ही प्यारे, जब आपका अल्केन एंड होता है तो वहां पर आपको
तीन से चार इतने प्यारे रिएक्शन दिए हुए हैं जो आपके पूरे सिलेबस में कहीं और देखने नहीं मिलते। बाकी सब रिएक्शन कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं, है ना। अल्कीन का रिएक्शन आपको हेलो अल्केन में भी आता है, यहाँ वहाँ सब का आते जाते रहते हैं। अल्कोहल के रिएक्शन अल्डिहाइड में आते हैं, अल्डिहाइड के अल्कोहल में भी आते हैं। लेकिन अल्केन के ये जो चार रिएक्शन दिए ना, वो सिर्फ उधर ही वही पेज पे आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आपने वो पक्के नहीं किए तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार अभी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। मीथेन को ऑक्सीडाइज किया मोलिब्डेनम ऑक्साइड से, so that's gonna give you formaldehyde. Remember, molybdenum oxide gives you formaldehyde. Then ethane का oxidation will give you ethanoic acid, COOH, इथेनोइक एसिड देगा। देन केमिनोफोर से अगर आपने किसी को ऑक्सीडाइज किया है, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू अल्कोहल। दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। वैसे अल्केन जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जिनके पास टर्शरी कार्बन वाला हाइड्रोजन होता है, वो टर्शरी कार्बन वाला हाइड्रोजन केमिनोफोर ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना सकता है। फिर कॉपर, Cu कॉपर 573 केल्विन इस तरह का जब भी आता है तो अल्कोहल प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है। तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मीथेन को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने का ये स्पेशल रिएक्शन भी अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट इज KMnO4। अल्कलाइन मीडियम होता तो हमें OH OH मिलता, बट यहाँ एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में स्ट्रेट इसको डबल बॉन्ड को तोड़ो और डबल बॉन्डो जोड़ो, तो दोनों तरफ एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के आपको एसिटिक एसिड कन्वर्ट करके मिलेगा। सो हियर यू कैन सी ओनली टू ऑफ देम, बोले तो सी और डी ऐसे हैं जहां पर अल्कोहल एज अ कंपाउंड फॉर्म हुआ है, एंड हेंस सी एंड डी वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अरे हेल्पफुल लग रहा है यार, लाइक वाइक तो कर दो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट जरूर करते रहिए। बराबर है, हमें समझ में आएगा कि यस दिस इज हेल्पफुल एंड वी कैन आल्सो ऐड ऑन फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू लाइक दिस। ओके, चलिए बात करते हैं अभी आइसोमेरिज्म के ऊपर आए हुए बड़े आसान क्वेश्चन के बारे में। पूछा है हमें 2 मिथाइल प्रोपीन एंड ब्यूट वनीन, तो डेफिनेटली 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 पे मिथाइल वाला प्रोपीन एंड ब्यूट वन इन, ये दोनों में कौन सा रिलेशन है। स्ट्रेट दिख रहा है कि दोनों की पेरेंट चेन ही अलग है। जब पेरेंट चेन ही अलग है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं चेन आइसोमर। ऑलराइट, सेकंड देखते हैं सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, तो दोज आर द सिस एंड ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बोले तो स्टीरियो आइसोमर्स। देन यू हैव अ ब्यूटेन टूओल एन, ब्यूटेन टूओल एंड डाई इथाइल ईथर। ब्यूटेन टूओल बोले तो ये अल्कोहल है, एंड डाई इथाइल ईथर बोले तो ये क्या है आपका ईथर है। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर, so this is functional isomer. But1 and but2 of course only the position is different, so these are position isomer. So A का 3 मिल रहा है, B का 1 मिल रहा है और C वाले का 4 मिल रहा है, and hence this should be the final answer for the given question. चलिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये इस तरह के आ जाए क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। बराबर है। Correct statement from the following. Propanol, propanone are functional isomer. Definitely propanol is an aldehyde. Propanol is an aldehyde and propanone is a ketone. And aldehyde and ketone are functional isomers of each other. So A is perfectly correct. B statement कह रहा है ethoxy ethane and methoxy propane are metamers. सर ये मेटामर क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कह रहे हो सर। देखो पहले तो ये समझो कि फंक्शनल ग्रुप जब बीच में आता है, पहले ऐसे कौन सा ग्रुप है जहां फंक्शनल ग्रुप बीच में आता हो। हाँ तो सर ईथर है, सेकेंडरी अमाइंस है, एस्टर्स है, बराबर, इनमें फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाता है। तो बच्चों जब फंक्शनल ग्रुप इस तरह बीच में आता है और आप चेन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करते हो, जैसे यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन हमने कैसे बांटा है इसको, 1+3 में बांटा है। और जबकि यहाँ पर हमने 1 2 1 2 मतलब 2+2 में बांटा है। ओके, तो है टोटल 4 कार्बन, दोनों ही ईथर है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किया है।
तो इस तरह के जो चेन आइसोमर बन रहा है, एक्चुअली में तो चेन जैसा ही है, सो मे बी पोजीशन भी आप कह सकते थे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है, तब ऐसे आइसोमर को हम प्रिसाइजली कहते हैं मेटामर्स। सो व्हाट आर मेटामर? जब फंक्शनल ग्रुप बीच में आए और फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसी को आप कहते हो मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? मेटामेरिज्म। ओके, सो मेटामेरिज्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दे आर मेटामर्स। देन क्या बोला है? ब्यूट टू शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। गलत भाई, अल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताता है, ऑप्टिकल नहीं बताता। ऑप्टिकल के लिए कायरल सेंटर चाहिए। फिर बोला है ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन आर फंक्शनल आइसोमर। भाई कहां से? दोनों अल्कीन है, सिर्फ पोजीशन बदल रही है तो दे आर पोजीशन आइसोमर। पेंटेन एंड टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर। एक दो तीन चार पांच, बराबर है, एंड टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, टोटल कार्बन पांच पांच, दोनों में पांच ही है, और बिल्कुल इनकी चेन अलग पड़ रही है, इसके लिए दे आर चेन आइसोमर। राइट, अब पूछा क्या था? आइडेंटिफाई करेक्ट। यहाँ मत देखना करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ तो करेक्ट ही लिखेंगे, ऊपर देखना होता है क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा है तो ए बी एंड ई, ए बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग इट। ओके, आइसोमरिज्म के ऊपर बड़े ही आसान इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं अगला। PH CH double bond CH2 question looks little lengthier, okay, and looks little challenging, लेकिन आप अगर देखो तो हमें करना क्या है बच्चों? HBr का एडिशन। अब HBr का एडिशन दो कंडीशन में होता है, एक बिना सनलाइट यूवी लाइट और एक होता है विथ सनलाइट यूवी लाइट। ओके, तो जब बच्चों सनलाइट यूवी लाइट हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड यूज किया जाता है तो होमोलाइटिक फिजन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाता है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो PHCOO, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड यानी कि यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट आएगा जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो इट विल फॉर्म, यहाँ पर ब्रोमो लगेगा और इस तरह से आपका जो है इंटरमीडिएट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज अ स्टेबल इंटरमीडिएट, ये बनता है यहाँ पर। तो लेट अस चेक द क्वेश्चन। अगर आपको इसके रिलेटेड चीजें और पढ़नी हो तो आप जरूर एंटी मार्कोनिक ऑफ की मैकेनिज्म पढ़िएगा। सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन उसके बेस पर ये जो आया हुआ ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या बोला है। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोर स्टेबल रेडिकल, दैट्स ऑलवेज करेक्ट। ओके, रेडिकल सेकेंडरी ही बनता है बट ब्रोमो जब यहां जुड़ेगा तब सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, सो इट प्रोसीड थ्रू द सेकेंडरी रेडिकल, दैट्स करेक्ट। द रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट हाइड्रोजन रेडिकल। गलत, ये पेरोक्साइड जो वो एच रेडिकल को ले लेता है और ब्रोमीन रेडिकल को जनरेट करता है, और वो ब्रोमीन रेडिकल यहां पर अटैक करता है। सो द रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट द ब्रोमीन रेडिकल। ओके, देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। यस सर्टनली। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपका जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, PHC डबल बॉन्ड O, O O C डबल बॉन्ड O PH, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये जब ब्रेक होता है तो आपको मिलता है रेडिकल, O रेडिकल, मतलब बीच का बॉन्ड टूट गया और ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा अगर वो क्या बन गया? CO2। तो ये CO2 बन जाएगा और ये आपका बनेगा फिनाइल रेडिकल। अब फिनाइल रेडिकल भी अनस्टेबल होता है, वही फिनाइल फ्री रेडिकल HBr में से H को अपने पास ले लेता है, मीनिंग वो क्या बन गया? बेंजीन। एंड आपको ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होके मिलता है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म की पार्ट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी। ये मैकेनिज्म अगर देखो फिर से लिख देता हूं अगर किसी को ना समझा हो तो, पीएच रेडिकल HBr से रिएक्ट करेगा तो उसका बन जाएगा PHH, बोले तो बेंजीन, एंड देन द ब्रोमो रेडिकल इज जनरेटेड विच अटैक्स ऑन द हियर। और वो सेकेंडरी पे भी अटैक कर सकता था, प्राइमरी पे भी कर सकता था, बट वो अगर ब्रोमो सेकेंडरी पे जुड़ा तो रेडिकल प्राइमरी बनेगा, और अगर ये यहां पर जुड़ा प्राइमरी पे तो रेडिकल सेकेंडरी बनेगा, एंड दिस इज मोर स्टेबल, हेंस दिस इज फाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट।
सो वन ब्रोमो, वेरी गुड। अगला, अरे माइनर, अरे ये तो गलत बात कर दिया भाई। भाई भाई, वन पे ब्रोमो आएगा, ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना। तो उन्होंने माइनर कहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट सही है, बेंजीन बना है, हाँ जी बना है। ई क्या बोल रहा है, सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड्स वाया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वहां हम कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। सो परफेक्टली सही बोल रहा है कि पेरोक्साइड अगर नहीं है तो कार्बोकटाइन मैकेनिज्म, और अगर पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पर होने वाला है। सो इस हिसाब से आप देखोगे तो A, are the correct answer for the given question. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हमें कहा गया है। परफेक्ट, राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वाह वाह वाह, क्या प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में हमें कहा है जिंक के साथ इसको हमें हिट करना है। तो बच्चों, जिंक के साथ जब हिट करोगे तो अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिन्होंने पढ़ी है वो ये जानते हैं कि इसका काम जो है, जिंक का काम है इन दोनों ब्रोमीन को अपने पास ले लेना। यस और नो? तो इससे बन जाएगा ZnBr2, ZnBr2। और आपको जो अल्कीन मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस, ढेव ढेव, बराबर है, आई मीन अल्कीन। राइट, सो ये अल्कीन बन गया। अब आगे उनका क्या कहना है, HBr ऐड करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बराबर। अब आप HBr अगर ऐड करने जाओगे तो डेफिनेटली इसको तोड़ोगे, और पेरोक्साइड तो यहाँ पर है नहीं। पेरोक्साइड होता तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पेरोक्साइड नहीं है तो कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। तो कार्बोकटाइन मैकेनिज्म के हिसाब से या तो कटायन इधर आ सकता है, या तो कटायन इधर आ सकता है। सही बोल रहे हैं? अगर आपका जो यहाँ पर अल्कीन बना था ना, इमेजिन कर लीजिए अल्कीन बना था, वो अल्कीन को तोड़ोगे तो कटायन या तो इधर आएगा या तो कटायन इधर आएगा। दोनों ही केस में सेकेंडरी कटायन है, ये सेकेंडरी है, और बाजू में टर्शरी में शिफ्ट होने का चांस है, इधर टर्शरी है, देखो ये वाला टर्शरी है, ठीक है। तो अगर ये सेकेंडरी बना तो क्या वो सेकेंडरी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, शिफ्ट तो होएगा, और क्या बन जाएगा, टर्शरी बन जाएगा, मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये वाला सेकेंडरी है, लेकिन क्या इसके बाजू में यहाँ पर भी टर्शरी का ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। तो ये भी सेकेंडरी बनने पर सेकेंडरी बना रहेगा कि शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा, सही है। तो ये यहाँ पर हो गया शिफ्ट, बराबर है। अब यहां पर भी टर्शरी मिल रहा है, यहां पर भी टर्शरी मिल रहा है, तो किसको चुने? तो जैसा हमने अन्य क्वेश्चन में देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर आप चेक करो कि कितने पड़ोसी हैं मदद करने वाले। मदद करने वाले पड़ोसी गिनो, दो, दो और दो, इसके पास 6 पड़ोसी है मदद करने वाले। जबकि इधर देखो, दो, दो और तीन, मतलब इसके पास में ज्यादा पड़ोसी है मदद करने वाले। सो मोर स्टेबल कार्बोकटायन इज दिस, एंड हेंस आपका ब्रोमो इधर जा, ये आपका मेजर इंटरमीडिएट बनेगा, और ब्रोमो इधर जाकर के जुड़ेगा। सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। तो यहाँ पर जहां मिथाइल जुड़ा है उधर ब्रोमो जुड़ेगा, मिथाइल जुड़ा है वहां ब्रोमो जुड़ेगा, ये भी आप सोच सकते हो। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी आप सोच सकते हो। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, था ना, बड़ा मजेदार प्रश्न था। आई होप इसमें आपको काफी कुछ सीखने मिल रहा है, और चीजें जो है आप एनहांस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। नाउ दिस वन, स्टेटमेंट 1 and 2, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मतलब ऐसे तो हम जानते हैं, देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन का अगर आप नाइट्रेशन करवाओगे, है ना, HNO3H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेकर के, तो वो कह रहे हैं आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। भाई सही बात है, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद द, मतलब इसका अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट करोगे CH3 C डबल बॉन्ड Cl के साथ में, बोले तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करोगे, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, क्या नाइट्रोबेंजीन, बराबर है, नाइट्रोबेंजीन जो है ये, अच्छा नाइट्रो नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं, एक ही बात है ना, चलेगा ना, दैट्स वन एंड द सेम।
नाइट्रो जो है कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो मेटा पैरा, इट इज मेटा डायरेक्टर। तो मेटा डायरेक्टर होने के हिसाब से आपका जो ये असाइल ग्रुप है ये मेटा पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए जो इन्होंने भी लिख करके दिया है। लेकिन अब यहां पर एक टेक्निकल ग्लिच है, ये लॉजिकली सही बोल रहे हो आप, ऐसा होना चाहिए, बट बच्चों नाइट्रोबेंजीन जो है ना, नाइट्रोबेंजीन ईएसआर में आप याद करो, नाइट्रो इज अ विड्रॉअर ग्रुप, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो रिएक्टिविटी घट जाती है। और एक ही ये चपड़गन जो है नाइट्रोबेंजीन जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता है। सो नाइट्रोबेंजीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, फ्रिडल क्राफ्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इवन एनिलीन ऑल्सो डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिनॉल्स ऑल्सो डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिनॉल एनिलीन। और सर वो लोग तो अच्छे एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर है, लेकिन वहां AlCl3 का पंगा है, वो लोन पेयर को पकड़ करके उसके साथ ही जुड़ जाते हैं, एंड हेंस इट डज नॉट जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल फर्दर रिएक्शन के लिए, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। बट अभी यहाँ पर प्रश्न था कि नाइट्रोबेंजीन का आंसर लॉजिकली बन रहा है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। तो इनका स्टेटमेंट वन लॉजिकली इट साउंड्स करेक्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज इनकरेक्ट, and hence this statement becomes little tricky, मतलब not everyone would be able to answer that in the real time। तो अगर आपका गलत भी गया है तो it's okay, now learn, remember it for the subsequent preparation। right, next, नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर है, पर डीएक्टिवेटिंग की वजह से रिएक्शन ही नहीं हुआ है। तो स्टेटमेंट वन सही, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, राइट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज। प्यारे बच्चों, जहां शुरुआत की थी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, वहीं पर एंड हो रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कब होते हैं? तो बोला जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड हो। आप देखोगे तो सबके पाई बॉन्ड भी इक्वल है। चार्ज सेपरेशन तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी दूर दूर इसमें अलग अलग चीजें दी है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा है ना जो जंप करके आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि मैं सबसे अनस्टेबल हूं, और वो बंदा कौन है? वो बंदा नन अदर देन ऑप्शन 3। हाँ सर, हमारे पास तो जंप नहीं किया। बेटा ध्यान पूर्वक देखो, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज बाजू बाजू में, लाइक चार्जेस का बाजू में होना इससे ज्यादा अनस्टेबल दुनिया में क्या हो सकता है? और ऑफ कोर्स अगर दो लाइक पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस बाजू बाजू में रहेंगे तो वो सिस्टम को काफी अनस्टेबल बना देगा। सो स्ट्रक्चर 3 जो है वो आपका सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। प्रश्न यही पूछा गया था, एंड हेंस दैट्स द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप बच्चों जीओसी हाइड्रोकार्बन की आपकी डिमांड हमने सेटिस्फाई की है, और आपको बहुत मजा आया होगा, काफी कुछ चीजें सीखने मिली होगी। बच्चों प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सिर्फ लेक्चर्स देखने से बात नहीं बनती है, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। लेक्चर देखने से आपको सहारा मिलेगा, बट जितनी आप सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है जेडबल नीट करके अंदर आपका रिजल्ट और बेहतर आएगा, रैंक और बेहतर आएगी। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।